नमस्कार दोस्तों, इस NCERT सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 विषय राजनीतिक शास्त्र पॉलिटी का अध्याय 1 जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण और इसके अंदर हम लोग संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, ये सभी संविधान के मुख्य लक्षण हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब मौलिक अधिकार के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंदर हम लोग इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम लोग इस संविधान शब्द को समझते हैं कि आखिर संविधान जो है वो क्या होता है। यदि संविधान शब्द को हम लोग तोड़ें तो इसे हम लोग सम जोड़ विधान बराबर संविधान में तोड़ सकते हैं। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून, और इन दोनों को यदि लिखें तो संविधान शब्द का अर्थ ये निकल के आता है कि जिसके द्वारा सबके लिए कानून समान हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, वो समान हैं यदि किसी देश में संविधान है तो। इसके तहत अब संविधान की परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा होता है किसी भी देश की शासन तंत्र को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं लिखित नियम और कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं, जैसे भारत का संविधान। यानी कि किसी भी देश के शासन तंत्र यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए हमें क्या पड़ती है, कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है या कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। और उसी नियम कानून को हम लोग एक तरह से लिखित रूप में एक जगह इकट्ठा किए हुए हैं यानी कि संग्रह किए हुए हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे कि भारत का संविधान, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आप जब भी बाबा साहेब अम्बेडकर को देखते होंगे तो उन्हें आप हमेशा एक किताब के साथ देखते होंगे। वो किताब कोई और किताब नहीं, भारतीय संविधान की किताब है, और इसी संविधान की किताब में भारत के नियम और कानून को लिखित रूप में संग्रह किया है, इकट्ठा किया है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम से समझ सकते हैं, और आप ये भी समझ गए होंगे कि संविधान क्या होता है और ये भारतीय संविधान क्या होता है। और तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा भारतीय संविधान पे। तो भारतीय संविधान को हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से जानेंगे। अब अगला है संविधान शब्द के जनक हेनरी वैन है। यानी कि पूरे दुनिया में देखें तो संविधान शब्द के जो जनक हैं वो कौन है, हेनरी वैन है, क्योंकि हेनरी वैन ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान शब्द का जिक्र जो है वो किया था। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरे दुनिया में जितने भी सारे देश हैं सभी देश का अपना एक संविधान होता है, और उस संविधान में लिखित नियम और कानूनों की सहायता से उस देश को जो है चलाया जाता है। तो आप लोगों के मन में एक ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर किसी भी देश में एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर बिना संविधान के किसी देश को क्या नहीं चलाया जा सकता। तो आपकी क्लास 8 की NCERT में ये बच्चों में ये जिज्ञासा जो है वो जगाने की कोशिश की गई है कि किसी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब इसका जवाब हमें उम्मीद है कि आप शायद खुद दे पाएंगे यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। तो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा
भारतीय संविधान के बनने के इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर भारतीय संविधान जो है वो कैसे बना। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जैसा कि यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ आप काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, ये कोई और लोग नहीं थे, ये भारतीय लोग थे, भारत के पढ़े लिखे जाने माने लोग थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे लोग थे। और इनके द्वारा एक सभा जो है वो बनाई गई है और इस सभा के माध्यम से ही भारत के लिए एक नया संविधान का जो है निर्माण किया गया और इसीलिए इसको बोलते हैं संविधान सभा। इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो वही मैंने यहाँ बताया कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। अब भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। यानी कि संविधान सभा जो गठन किया गया था, यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो भारत का नया संविधान बनता, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और इसी दिन जो है एक तरह से पहली बैठक भी हुई थी और यहीं से जो है भारत का नया संविधान बनना आरंभ हुआ। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी कि प्रथम बैठक या स्थापना कह सकते हैं 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। अब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से बनना प्रारंभ हुआ और यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है कुछ संविधान का हिस्सा जो है वो लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसका एक कारण था कि स्वतंत्रता से पहले हम लोग 26 जनवरी को ही जो है एक तरह से भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता था और इस दिन को एक तरह से याद रखने के लिए, एक महत्व देने के लिए हम लोग भारतीय संविधान सभा के लोगों के द्वारा जो है जानबूझकर जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया था। जबकि यह बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही। अब देखें तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। यदि आपसे पूछा जाए कि अपना भारत का जो संविधान है वो कितना दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। तो काफ़ी एक लंबा समय अपने भारत के संविधान को बनने में लगा था और इसलिए देखा जाता है कि दुनिया भर में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का ही है। अब नोट में आप लोगों को 2 बातें ध्यान में रखनी है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान का मतलब हुआ जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जो है कितनी अनुच्छेद थे? तो 395 और भाग कितने थे? तो 22 और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, अनुसूचियाँ क्या है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान से समझिए। देखिए कि संविधान जो है वो एक तरह से लिखित दस्तावेज है, यानी कि एक तरह का किताब है। जैसे कि आमतौर पे आप किताब देखते होंगे तो उसमें आप अध्याय पाते होंगे, पेज नंबर पाते होंगे, अलग अलग टॉपिक पाते होंगे, अलग अलग चीज़ें जो है वो देखते होंगे। तो उसी तरीके से संविधान में भी जो है एक तरह से अनुच्छेद जो हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पेज नंबर हुआ और भाग जो है वो एक तरह का अध्याय है कि इस भाग में ये चीज़ें जो है वो कही गई है। और ये अनुसूचियाँ जो है वो एक तरह से मुख्य चीज़ों को जो है अनुसूचियों में रखा गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आगे हम पढ़ाएंगे भी आपको कि जैसे मौलिक अधिकार देखते होंगे तो भाग 3 में इसको रखा गया है। तो इस तरह से कि यहाँ भाग 3 में आपको सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में ही आप पढ़ेंगे, फिर उसका कोई न कोई जितना से जितना होगा, यानी कि पेज नंबर होगा, तो उसी में उसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं कि इतना अनुच्छेद से इतना अनुच्छेद। जैसे मौलिक अधिकार को देखें तो ये आपको अनुच्छेद 11 से 35 के बीच आपको मिलेगा, 12 से 35 के बीच अप्रॉक्स इस तरह से आपको मिलेगा।
अब नोट में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वर्तमान संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि अभी ध्यान दें तो 470 अनुच्छेद है, भाग कितना है तो 25 भाग है, और अनुसूचियां कितनी है तो वो 12 है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ देखा जाए तो आपको 22 ही ध्यान रखना है, बाद में बहुत सारा जो है संविधान में जो है एक तरह। तो अब हम लोग पिछले पेज पे भारतीय संविधान को, इतिहास को देख चुके हैं कि भारत का संविधान जो है वो किस तरह से भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया। तो अब हम लोग भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान में क्या क्या बातें जो है वो कही गई है, उसमें से कुछ मुख्य बातों को अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। और उसमें सबसे पहला जो बात है वो है संघवाद। तो संघवाद का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का जो निर्माण किया गया, तो संविधान में ये बातें कही गई कि भारत जो है वो संघवाद रहेगा। तो संघवाद का मतलब क्या हुआ कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होंगी। यानी कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। यानी कि संघवाद के तहत भारतीय संविधान में ये कहा गया कि भारत में सरकार का जो गठन होगा वो 3 स्तर पे होगा। वो कौन कौन सा स्तर होगा, तो एक स्तर होगा हमारा केंद्र स्तर, दूसरा होगा राज्य स्तर और तीसरा होगा क्षेत्रीय स्तर पे। जैसा कि आप लोग अभी वर्तमान में इस स्थिति को देखते भी होंगे कि पूरे भारत के लिए जो सरकारें होती है उसे हम लोग केंद्र की सरकार कहते हैं, और इसका मेन प्रमुख जो होता है वो पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। फिर दूसरा जो होता है वो राज्य स्तर पे होता है, और राज्य स्तर पे जो प्रमुख होता है वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि अभी बिहार का मुख्यमंत्री देखा जाए तो नीतीश कुमार हैं। और तीसरा जो होता है वो क्षेत्रीय स्तर पे होता है। क्षेत्रीय यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पंचायत स्तर इसको कहा जाता है, और इसका जो एक तरह से मेन प्रमुख होता है वो मुखिया होता है, ये पंचायत लेवल पे होता है। तो इस तरह से भारत के संविधान में ये कहा गया कि भारत जो है वो संघवाद होगा। और संघवाद का मतलब क्या हुआ कि भारत में सरकार का जो गठन होगा वो एक स्तर पे, यानी कि पूरे भारत पे सिर्फ केंद्र के द्वारा जो है वो शासन नहीं किया जाएगा, सभी अलग अलग जगह मतलब अलग अलग स्तर पे जो है इसको बांट दिया गया है कि पूरे भारत के लिए एक केंद्र सरकार होगी और राज्य के लिए राज्य सरकार होगी, और क्षेत्रीय स्तर पे यानी कि पंचायत लेवल पे जो सरकार होगी तो वो अलग सरकार होगी, जिसे हम लोग क्षेत्रीय सरकार कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगला जो संविधान का मुख्य बात है वो है संसदीय शासन पद्धति। तो ये संसदीय शासन पद्धति क्या होता है, यानी कि संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। जैसा कि आप पिछले पेज पे पढ़ें कि भारत जो है वो संघवाद है, यानी कि यहाँ एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होंगी। तो वो जो सरकार होगा तो वो उसका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ बोल दिया है कि संसदीय शासन पद्धति के तहत उसका जो चुनाव होगा वो लोग जो है वो खुद करेंगे। यानी कि जो भी प्रतिनिधि उस अलग अलग स्तर की सरकारों में यदि कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है तो उसका चुनाव जो है वो लोग खुद करेंगे। तो भारत का संविधान अपने ये जो सरकार का चुनाव होगा वो किस तरीके से लोग करेंगे, तो संविधान देखिए सभी वयस्क नागरिकों को जो है एक तरह से वोट देने का अधिकार दिया है, और उस वोट देकर के ही हम लोग अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन पाते हैं। तो भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो को वोट डालने का अधिकार देता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत हम अपने मनपसंद प्रतिनिधि का चुनाव जो है वो हम लोग खुद करते हैं संसदीय शासन पद्धति के तहत सभी स्तर पे। आप लोग देखते होंगे कि यदि क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो मुखिया वगैरह जो खड़ा होता है वो हम लोग चुनाव के माध्यम से हम लोग खुद निर्णय करते हैं कि किसे जो है मुखिया जो है वो बनाया जाए। तो आप शायद इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अब एक कीवर्ड्स और है सार्वभौमिक
मताधिकार। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आप हैं, आप अपने उदाहरण से समझिए। जैसे आप मान लेते हैं कि आप 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं, यानी कि आप वयस्क नागरिक हैं, यानी कि आपको वोट डालने का अधिकार है। यानी कि आपको तो वोट डालने का अधिकार है ही, लेकिन आपको ये भी अधिकार है कि आप चाहें तो खुद चुनाव भी जो है वो लड़ सकते हैं, क्योंकि ये किसके तहत, सार्वभौमिक मताधिकार के तहत। क्योंकि ये अधिकार जो है वो कौन दे रहा है, तो ये हमें संविधान दे रहा है, सार्वभौमिक मताधिकार। इसके तहत आप वोट भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो खुद चुनाव भी लड़ सकते हैं। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। अब अगला संविधान का मुख्य लक्षण है शक्तियों का बंटवारा। तो ये क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, जो कौन कौन से हैं। तो पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। और इन तीनों के बीच जो है एक तरह से शक्ति का विभाजन किया गया है, शक्ति जो है वो बांटा गया है। और इन तीनों को अलग अलग शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई है, जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो कानून बनाने की शक्ति जो होती है, यानी कि नए कानून को बनाने का जो अधिकार होता है वो विधायिका के पास होता है। और उस कानून को लागू करने का अधिकार जो होता है वो कार्यपालिका के पास होता है। और जो उस कानून को नहीं मान रहा है उसे सज़ा देने का काम जो होता है वो न्यायपालिका की होती है। तो इसी तरीके से शक्तियों को जो है बांटा है और इसी को कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। अब नोट में आपको एक बातें ध्यान में रखनी है, इन तीनों अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती है, जैसा कि आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे कि इन तीनों की शक्तियाँ जो है वो अलग अलग होती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि विधायिका के पास कौन सी शक्ति होती है, तो कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो विधायिका के पास, उस कानून को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास, और जो उस कानून को नहीं मान रहा है उसे सज़ा देने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो न्यायपालिका का काम होता है या न्यायपालिका के पास होती है। अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण में हमारा अगला मुख्य बात जो है वो है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार क्या होता है। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ऐसा ये अधिकार इसलिए दिए गए ताकि मानव का एक तरह से सही से वो अपना विकास जो है वो कर पाए, क्योंकि देश के नागरिकों का जब विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने देश का भी विकास होगा। तो नागरिकों को बेसिकली एक तरह से अपने विकास करने के लिए संविधान के द्वारा जो है कुछ मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को दिए गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा डिफिनेशन जो है वो ध्यान में रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार वो अधिकार है जो लोगों के जीवन के लिए क्या हो है, अति आवश्यक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि पूरे भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो मौलिक अधिकार का एक अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि ये स्पेशली जो है वो भारतीय लोगों के लिए ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो इसलिए आपको नोट में मैंने यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो है कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पेज पे बताया था कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में बताया था, तो ये यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के कितने भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। तो भाग 3 में, और अनुच्छेद कितना से कितना है, तो वो 12 से 35 है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो 6 कुल मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। हम लोग थोड़ा सा एक एक करके अच्छे से थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक ये है समानता का अधिकार
का जो है वर्णन संविधान में किया गया है तो वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद में ये 19 से 22 तक है। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। फिर पांचवा हमारा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के बीच किया गया है। और छठा और आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये कुल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के विकास के लिए जो है ये अधिकार जो है स्पेशली दिए गए हैं। तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान में रख सकते हैं सीक्वेंस में कि कौन कौन से अधिकार है, 6 कौन से अधिकार हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब अगले पेज पे इसी 6 मौलिक अधिकारों को हम लोग एक एक करके अच्छे से थोड़े विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वो समता या समानता का अधिकार। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यदि समता बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर समता या समानता का अधिकार का क्या मतलब होता है। आप यहाँ थोड़ा सा इस शब्द पे ध्यान दीजिए, समानता का मतलब क्या होता है? बराबर। तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को सभी चीज़ों में एक तरह से बराबर का हक दिया गया है और ये हक जो है वो समानता के अधिकार के तौर पे भारतीय नागरिकों को मिलता है। तो आप शायद इस चीज़ को समझ गए। थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। तो उसमें थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें समानता को लेकर के कही गई है। तो पहला जो अनुच्छेद 14 है उसमें कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये अनुच्छेद 14 के तहत ये समानता जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को दी गई है। अब अनुच्छेद 15 जो है इसमें ये कहा गया है कि इस अधिकार में यह कहा गया है कि धर्म और जाति, यहाँ जाति होगा, या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि आप किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर आप उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 15 के तहत एक तरह से इन सभी चीज़ों में समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को लेकर के किसी भी भारतीय नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई भी 1-2 धर्म ले लें, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। वैसे तो प्रमुख 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे धर्म हैं। इस धर्म को लेकर के आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जाति तो आप समझ ही रहे होंगे। लिंग का मतलब हो गया स्त्री पुरुष, एक तरह से कि स्त्री पुरुष में भी कोई भेदभाव जो है वो संविधान के हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। सभी लोग जो हैं वो क्या हैं, समान हैं। अब अनुच्छेद 16 कह रहा है कि रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो रोजगार, आप शायद इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य यदि मान लेते हैं कि कोई वैकेंसी, जैसे अभी सरकारी वैकेंसी कोई निकाला जाता है, तो सभी देश के जो नागरिक होते हैं वो सभी लोग जो है उस फॉर्म को फिलअप करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, निकालते हैं और उस जॉब को पाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ रोजगार के मामले में भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए निकालें और इसके लिए नहीं निकालें। वो वैकेंसी आती है तो वो सबों के लिए आती है। वो अनुच्छेद 16 के तहत ये इसमें बराबरी का हक जो है वो समानता के अधिकार के तौर पे भारतीय संविधान के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। अब अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है। अस्पृश्यता का मतलब होता है एक तरह से छुआछूत। आप किसी के साथ भी छुआछूत का भाव नहीं रख सकते हैं। सभी लोग जो है वो संविधान की नज़र में बराबर हैं। ये समानता का अधिकार के तहत सभी लोग क्या हैं,
वो देश में जो है वो बराबर हैं, तो आप किसी के साथ इस तरह से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का एक तरह से भाव नहीं रख सकते। शायद आप इसको समझ गए होंगे। तो बेसिकली समानता के अधिकार में इतने सारे अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को एक तरह से बराबरी का अधिकार जो है वो दिया गया है। शायद आप समझ गए होंगे। अब अगला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को बहुत सारी आज़ादियाँ दी गई है और वो आज़ादियाँ मौलिक अधिकार के तहत आती है, जिसे हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो है वो किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। और इसमें नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता तथा सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार है। यानी कि इतने सारे चीज़ों में जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को आज़ादी दी गई है। किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा वहाँ कोई भी व्यवसाय या पैसा कारोबार करने का ये आज़ादी जो है भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को दी गई है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ देश के किसी भी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी आज़ादियाँ जो अभी हम लोग देख रहे हैं जो दी गई है नागरिकों को, वो संविधान के तहत ही दी गई है। यदि संविधान नहीं होता तो शायद इतने सारे अधिकार जो है हम लोगों के पास नहीं होता। अब अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या बातें कही गई है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और जबरिया श्रम अपराध है। आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा शोषण शब्द का मतलब समझिए। आप यदि ज़बरदस्ती किसी को एक तरह से मजदूरी पे रखते हैं तो एक तरह से आप उसका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उससे आप उसके मन के मुताबिक काम ना करवा करके आप अपने मन के मुताबिक उसका एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एक तरह से माना जाता है कि आप उसका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मानव व्यापार यानी कि आप व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और जबरिया श्रम यानी कि किसी को भी आप ज़बरदस्ती किसी काम पे नहीं रख सकते हैं। ये भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 23 में ये बातें कही गई है। यदि आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप एक तरह से अपराध कर रहे हैं, कानूनी ये अपराध है। आपको जो है एक तरह से सज़ा भी जो है वो मिल सकती है। अब अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। यानी कि आप किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से यदि कोई बच्चा कम उम्र का है तो आप उसे काम पे नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि ये एक तरह से कानूनी अपराध है, आपको सज़ा जो है वो मिल सकती है। तो शायद आप स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को आप समझ गए होंगे। अब अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी कि इस अधिकार में धर्म को लेकर के भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म में आपको पूरी आज़ादी है। आप चाहें तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी अन्य धर्म को ठेस पहुंचाए। तो इतनी सारी आज़ादियां जो हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जो है भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। अब अगला हमारा 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक या शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के बीच जो है वो किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या
भाषाई एवं सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान जो है खोल सकते हैं। आपको यहाँ दो चीज़ें पहले समझना पड़ेगा। आपको इस शब्द का मतलब पहले समझना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर कोई एरिया है और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ के समुदाय में मान लेते हैं कि हिंदू की संख्या जो है वो 20% है और मुसलमानों की संख्या जो है मान लेते हैं कि यहाँ 50% है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो समुदाय है यहाँ मुसलमानों की प्रतिशत जो है वो अधिक है और हिंदू का प्रतिशत जो है वो कम है। तो मुसलमानों का जो प्रतिशत अधिक है तो यहाँ इस समुदाय में ये लोग बहुसंख्यक कहलाएंगे और इनकी संख्या यानी कि हिंदू की संख्या कम है और ये लोग क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को समझ गए होंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि मान लेते हैं कि हिंदू समाज के जो समुदाय के ये जो 20% लोग हैं इनका कल्चर यानी कि संस्कृति अलग होगा, इनका पढ़ाई लिखाई एक तरह से अलग होगा और ये जो मुसलमान लोग हैं इनका पढ़ाई लिखाई और इनका कल्चर जो है वो अलग होगा। लेकिन ये प्रतिशत में कम भी हैं तो भारतीय संविधान के तहत ये हक इनको दिया गया है, आप कम रहें चाहे ज़्यादा, आपको भी अधिकार है कि आप अपने संस्कृति की रक्षा एवं विकास यानी कि उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आप अपने शैक्षणिक संस्थान यानी कि अपना कोई एक पर्टिकुलर संस्थान भी खोल सकते हैं और उस संस्थान के माध्यम से आप अपने संस्कृति का विकास या उसकी रक्षा और अपने शिक्षा को भी अपने तरीके से जो भी आप शिक्षा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत ये भारतीय संविधान के सभी सांस्कृतिक लोगों को एक तरह से सभी लोगों को जो है एक तरह से ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। तो आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है, संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख। इसमें यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे 5 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, उन 5 मौलिक अधिकारों में से यदि किसी मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप इस मौलिक अधिकार के तहत डायरेक्ट आप अदालत जा सकते हैं और अदालत में अपनी बातों को रख सकते हैं, फिर आपको न्याय जो है वो मिलेगा। अब इसी मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपको नोट में ध्यान में रखना है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार या अनुच्छेद 32 किसने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो वो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण में हमारा आखिरी जो है वो है धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा बच गया था। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब देखिए यहाँ बार बार हम लोग राज्य शब्द का जिक्र कर रहे हैं। पॉलिटी में क्या होता है, देश को जो है वो राज्य शब्द से ही संबोधित किया जाता है। तो आप यहाँ राज्य का मतलब राज्य ना समझ करके आपको क्या समझना है, देश समझना है। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पूरे देश के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। यानी कि देश यानी कि राज्य को जो है वो धर्म से क्या कर रहा है, अलग रखने की अवधारणा, यानी कि अलग रखना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जैसे कि आप लोग भारत को देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं। ऐसा इसलिए रह पाते क्योंकि भारत जो हमारा देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि यहाँ किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है एक तरह से सपोर्ट या महत्व जो है वो नहीं दिया जाता है। तो उसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अब सिंपल और समझे तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। यानी कि ये पूरा एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का आप
अर्थ समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्या होता है। तो आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब नोट में आप लोगों को एक ध्यान में बातें रखनी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। अब मान लेते हैं कि अपने देश भारत में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहे कि हमको भाई किसी धर्म को नहीं मानना है, तो उसे भी बराबर का एक तरह से सम्मान जो है दिया जाएगा। ये धर्मनिरपेक्षता के तहत भारतीय संविधान में ये सारी बातें जो है वो कही गई है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।